नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। बम्पर जीत से केशव प्रसाद मौर्य गदगद नजर आए। तो भाजपा ही भविष्य है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस का सूर्यास्त हो गया है। जी हाँ, इस तरह से बता दें आपको, सपा बसपा कांग्रेस का सूर्यास्त हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बयान दिया गया है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत से केशव प्रसाद मौर्य बेहद गदगद। और शिल्पा, इसी बीच कर्नाटक से ये बड़ी खबर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कर्नाटक की जनता, कार्यकर्ता, नेताओं को राहुल गांधी ने यहां पर धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हमने मोहब्बत से नफरत को हराया है। और कांग्रेस मुख्यालय राहुल गांधी पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने ये तमाम बातें यहां पर कही। बिल्कुल साहिल, कांग्रेस को जो जबरदस्त जीत हासिल हुई है कर्नाटका में, काफी खुश राहुल गांधी समय नजर आ रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनवा देते हैं। निश्चित तौर से सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हृदय से अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सुशासन और विकास का पक्ष लिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और संगठन के कुशल शिल्पी के रूप में जो पूरा संगठन का सिस्टम इस चुनाव में दिन रात परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर निगम में कमल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया है। और नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करेगी। जो वादा किया है वो निभाएंगे। जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो भी बड़े से बड़े कदम उठाने होंगे वह उठाएंगे। और नगर क्षेत्रों का विकास भी सभी प्रकार से अच्छा हो, इसका प्रयास करेंगे। और यह मैं कह सकता हूं कि सपा बसपा कांग्रेस को यूपी की जनता ने नकार दिया। तो लगातार प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी, वो हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है यहां पर। शिल्पा, कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीर उन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। और ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वैमनस्य के खिलाफ एक सख्त जनादेश है, जो कि बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। बीजेपी को जो यहां के लोगों ने बताया है, इस तरह से कुछ इन शब्दों के साथ उत्तर प्रदेश से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये ट्वीट करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया और ये कहा कि बीजेपी की जो राजनीतिक एक टेंडेंसी रही है, जो उसकी पूरी जो धुरी रही है, उसे जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये एक सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वैमनस्य के खिलाफ एक सख्त जन संदेश है, जो बीजेपी को समझना चाहिए। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, इस समय जुड़ चुके हैं। चर्चा करते हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र जी, यूपी निकाय के लिए आपको ढेरों बधाई। कर्नाटक में कहां चूक हो गई? देखिए, ये जो लोकतंत्र में जनता का जो मत प्रतिशत होता है, जो विश्वास होता है, उसके सामने हम लोग नतमस्तक हैं। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से चूक हुई है। हम लोगों ने तैयारी बेहतर कर दी। और एक विषय और है, कर्नाटक में जो प्रायः ये देखा गया है कि अलग पलट के सरकार बनती रही। पहले भाजपा की थी, फिर कांग्रेस की आई, फिर भाजपा की आई, फिर कांग्रेस की, इस तरीके से चलता रहा। लेकिन कर्नाटक के विषय को अगर हम सामान्य चुनाव के रूप में देखें, लोकसभा के जैसे देखें, तो हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। कर्नाटक में लोकसभा में भी परिणाम हमारे बहुत बेहतर है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का एक क्षेत्र राज्य हो गया है। हमारे 17 से 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास है। नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े पैमाने पर आए हुए हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष, मेंबर, इन सब क्षेत्रों में हम नंबर 1 पर। अच्छा। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो एमवाई समीकरण या समीकरणों के आधार पर जो राजनीति करते थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा है।
समाजवादी पार्टी जब इस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ा था वो एक खतरे की घंटी थी। वो बिना अखिलेश यादव जिस तरीके से बिना कोई मुद्दे के विधानसभा चुनाव में थे, उनको करारी हार हुई। इस बार नगर निगम चुनाव में भी हमारे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 55 सभाएं की। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य एक लंबी श्रृंखला है, उन लोगों ने पर्याप्त मेहनत की। ये सपा प्रत्याशी और पुलिस के बीच नोकझोंक की तस्वीरें। राघवेंद्र जी, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, इस वक्त ये तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। ये काजल निषाद, सपा प्रत्याशी और पुलिस के बीच की नोकझोंक की ये तस्वीरें गोरखपुर से। ये देखिए कुछ कह रही है इस समय काजल निषाद, सुन लेते हैं। ये मैं कह रही हूँ या तो दोबारा चुनाव कराए, फिर से पूरा हो जाए, या पूरा निषाद समाज धरने पे बैठेगा, या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगी, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। मैं कैसे मानूं कि सुबह से जो बढ़त बढ़ रही थी वो इनकी धांधली नहीं थी, जब आखिर में धांधली हुई। नहीं, अरे भाई 3.5 लाख वोट पड़ा है, 5 लाख 4 लाख कैसे बताएंगे, कैसे बता दिया, क्या दिक्कत आ गई मुझे बताइए। कंप्यूटर का खेल है, क्या हाथों का गेम है, कि कहीं और रखा हुआ है, या दूर से कोई इसको कनेक्ट कर रहा है, मैं कैसे समझूं। मुख्यमंत्री का शहर है मेरे भाई, मुख्यमंत्री का शहर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गरीबों का ये शहर नहीं है, मैं समझ गई हूँ अच्छे से। मुझे जवाब दे, जवाब न दे तो जो मैंने बोला है मैं करके दिखा दूंगी। अरे वो मैं बोल रही हूँ, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, बात कर लेते हैं, देख लीजिए आप सबके सामने मैं बोल रही हूँ। सर बैठ जाइए, बात करते हैं, आइए आइए सर, बात करते हैं। प्रत्याशी काजल निषाद गोरखपुर सीट से जबरदस्त गुस्से में इस समय नजर आई है। कह रही है कि मैं मान ही नहीं सकती हूं कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया, किसने कर दिया, ये पूरा खेला कहां से हो रहा है। बता दें आपको, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी काजल निषाद जो इस समय कह रही है कि दोबारा चुनाव होना चाहिए, दोबारा चुनाव की मांग वो कर रही है। यहां पर दरअसल बीजेपी की तरफ से मंगलेश श्रीवास्तव मैदान में उतरे हुए थे, तो वहीं नवल किशोर बसपा उतारे हुए थे। यहां पर जीत हासिल हुई है मंगलेश श्रीवास्तव को। और यहाँ पर साफ तौर पर शिल्पा, जिस तरीके से एक बार फिर धांधली की बातें निकलकर भी सामने आने लगी है, जिस तरीके से काजल निषाद ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि धांधली इस चुनाव में हुई है और निष्पक्ष चुनाव वो चाहती थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हाँ। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। काजल निषाद ने एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगा दिया है, क्या कहेंगे, कहां गड़बड़ी की आशंका लग रही है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा या कोई चीज तो उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि पार्टी की तरफ से अभी ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज मैं बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हमें कमी रह गई। हम जो मुद्दों की बात थी, हम मुद्दों की बात करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन ने हमें इसके लिए बोला है। तो हम जनता जनार्दन का जो याद आ रही कि न हार में न जीत में किंचित नहीं, मैं बीच में संघर्ष की राह पर जो मिला, जैसे मिला वैसे ही सही। तो बिल्कुल ठीक बात है और हम उसको बिल्कुल सम्मान करते हैं। हम जहाँ पे भी हम हारे हैं उन चीजों पे हम देखेंगे किस वजह से हम हारे, उन चीजों के रिगार्डिंग हम अपना मंथन करेंगे। मंथन करने के बाद हम लेकिन एक चीज नहीं छोड़ेंगे, जनता के मुद्दों पर बात करना और जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना। अच्छा वाजपेयी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मंथन यहाँ पर किया जाएगा और हार की वजह जो है उसका पता लगाकर उस पर कार्य भी किया जाएगा, लेकिन क्या लगता है क्या कमी रह गई, क्योंकि तमाम मुद्दे तो यहाँ पर उठाए गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने क्या लगता है आपको कि जो मुद्दे उठाए वो जनता से ज्यादा कनेक्ट कर पाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाजवादी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर जो आप बात करें मुद्दों, आप देखिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने किसी भी चुनावी सभा में जितने भी काम किए उस कामों को गिनाया नहीं उन्होंने। ये आप सभी लोग जानते हैं, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत है, लेकिन ये जरूर है कि हम डिफीट हुए हैं। डिफीट किस वजह से हुए, उन चीजों पर मंथन करना है, क्योंकि जनता जनार्दन के मुद्दे जैसे क्योंकि नगर निकाय वगैरह में आप देखिए कि
सड़कें हो गई, कूड़ा हो गया, नालियां हो गई, सबके मुद्दे होते, लेकिन आप देख सकते कि जब पूरा प्रबंधन में ही आपने देखा कि 3 कंपनियां फेल्योर हो गई, अपना को हाथ खड़ा करके भाग गई। सर क्या ही फायदा इन मुद्दों को गिनवाने से, लोगों तक तो आप पहुंचा नहीं पाए। और देखिए ना, नगर निगम के आप आंकड़े भी तो लगातार देख ही रहे होंगे ना, शून्य, यानी कि खातक तक नहीं खुला, यानी कि 1% भी आपकी बात उन तक नहीं पहुंची। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले इसीलिए मैंने कहा कि हम बिल्कुल इस चीज को मानते हैं, और मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग के वक्तव्य में मैंने इस बात को कहा था कि ये कहीं से भी वाजिब नहीं है कि अगर हम हार गए तो हम क्या जनता के मुद्दों को उठाना बंद कर देंगे। जनता ने अगर जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया तो क्या हम अपने कर्तव्य पद से हट जाए? हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। जनता आज नहीं तो कल उन मुद्दों को सुनेगी, देखेगी, समझेगी और आगे वोट करेगी। लेकिन वाजपेयी जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तो पूरा फायदा उठाए जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, चाहे उनका सरोकार निकाय चुनाव से हो या ना हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हो, उत्तर प्रदेश में तमाम वो मुद्दे उठाए गए जो कि निकाय चुनाव से जिनका कोई सरोकार नहीं था, लेकिन उन मुद्दों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर पहुंचा है, ये तो दिखाई दे रहा है। फिर भी 17 में से 17 सीटें बिल्कुल नगर निगम की, बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल ठीक बात है। अब भारतीय जनता पार्टी के देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया का तंत्र है, क्योंकि भारतवर्ष में अगर सबसे बड़ा कोई तंत्र भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने मुद्दों की बात की है, मुद्दों की राजनीति की, तो अब आज के समय में जनता को अगर मुद्दे नहीं जानने हैं या उनको परेशानियां नहीं गिननी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। जनता आज नहीं तो और चलते रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप संघर्ष की मोड़ को अपना जारी रखने वाले हैं, चाहे हार मिले या फिर जीत, इंसान का काम है, पार्टी का काम है मेहनत करना। शिल्पा, यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टिव ये भी तो हो सकता है कि जिस तरीके से वाजपेयी जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये तमाम वो मुद्दे उठाते रहेंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जनता तक वो मुद्दे उस तरीके से पहुंचे ही नहीं, और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल साबित हुआ उन मुद्दों को उस तरीके से उठाने में। बिल्कुल, ये आंकड़े तो साहिल इसी बात की तस्दीक करते हुए, हमारे साथ राघवेंद्र सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, देखिए ठीक है, यूपी निकाय चुनाव के लिहाज से आप लोगों का कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ा होगा, क्योंकि देखिए यहीं से होते हुए आप लोग दिल्ली के रास्ते पहुंचेंगे 2024। लेकिन सर, कहीं ऐसा ना हो कि 24 लोकसभा करते करते एक एक करके आपके हाथों से तमाम राज्य भी जाते रहे, जैसा कि आपने हिमाचल में सबक सीखा और अब यहाँ पर बड़ा झटका कर्नाटक से भी आप लोगों को मिलता हुआ। मैं जनादेश को सर झुका के हम लोग स्वीकार करते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सुधरने वाली नहीं, ये चलने में दूध तोड़ रहे हैं, कर्मों को बोल दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा प्रचार किया, मात्र 5-4 सभाएं, और कर्नाटक में प्रचार करने जा रहे थे। भाई, जब आग लगती है तो पहले आदमी अपना घर में जाता है, बाद में बगल में जाता है। कर्नाटक में जहाँ समाजवादी पार्टी 3 महीना 13 में वहां प्रचार करने जा रहे हैं, जहां पर उनके अस्तित्व है, जहां से समाजवादी पार्टी पहचान बनी हुई है, वहां प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसका टू द पॉइंट जवाब वाजपेयी जी, अपने घर तो संभल नहीं रहा, वहां पर ना 3 में ना 13 में प्रचार करने पहुंच गए। वहां तो देखिए कुछ हासिल वैसे भी नहीं होना था, लेकिन जहां होना था वो भी आपने गवा दिया। सवाल तो वाजिब है सर। आज जीत का दिन है तो राघवेंद्र भाई के सर पे जीत चढ़ करके बोल रही है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर समाजवादी पार्टी ने किसी प्रत्याशी को खड़ा किया है तो हम क्यों नहीं वोट मांगेंगे और क्यों नहीं मांगना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अब इस तरीके से अगर इस रूपरेखा को दूसरे उसमें कह लीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सारे, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे सभी लोग जाकर के कर्नाटक में प्रचार किए और वहां पे हार गए, तो ये मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जनता का जनादेश है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हम यहाँ पे डिफीट हुए लेकिन हमने अपना काम करना नहीं छोड़ा है। मैंने अपनी बात आपको बोल रही कि क्या लेकिन अखिलेश यादव ने कमी बाकी रख दी थी, छोड़ दी थी कमी, उसी का खामियाजा सर कि आप लोग यहाँ पर आकर अटक गए। मानेंगे इस बात को? प्रचार प्रसार के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से बहुत आगे दिखाई दिए सर। आंकड़े में आपको बता देती हूं, 17 के 17 नगर निगम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम हुए, तमाम 18 मंडलों को उन्होंने कवर अप किया, और अखिलेश यादव ने कितने किए? 7 नगर निगम। फर्क है सर 17 और 7 में कि नहीं है?
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एडीसीपी का जोर लगाया और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की कि जो जनता जनार्दन है उन तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए, और अगर नहीं पहुंचाया तो बिल्कुल हम इस चीज को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। उस पर चिंतन की बात कह रहे हैं, आप मंथन की बात कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन होंगे हाजिर, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 75 जिले, 100 रिपोर्टर, महा कवरेज लगातार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से यूपी निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन यहां पर करके दिखाया है। विपक्षी दल धराशायी होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक वाजपेयी नेता है समाजवादी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राघवेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये जीत हासिल हुई है, एक मरहम का काम, क्योंकि कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं नजर आया जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी। अब मरहम का काम तो जरूर यूपी निकाय चुनाव के परिणाम यहां पर कर देंगे, लेकिन अगर बात करें 2024 की, जिस तरीके की पटकथा 2024 के लिए लिखी जा रही है और जिस तरीके की स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही है, उससे कितना फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा? क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर इसे देख रहे थे और एक जीत भी यहां पर हासिल हुई है। एक विषय और है, अगर निकाय चुनाव में जो हमारी अप्रत्याशित जीत, बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, इसके साथ साथ 2 उपचुनाव भी हम हमारा इंडिया गठबंधन जीते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है और देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे देश नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह की लंबी श्रृंखला है, जेपी नड्डा वगैरह, उनकी जो विश्वसनीयता है, और देश में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है उसके दाएं बाएं तक जा पाए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। ये जो जनता ने जो मत पसंद किया है वो ऐसे ही नहीं दिया है। हम लोगों ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं, हम लोगों ने सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए हैं, हम लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, 7 एक्सप्रेसवे बनाए हैं, 10 मेट्रो बनाए हैं और लंबी श्रृंखला है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस क्या करती रही? वही अपने समीकरण जो आज से 40 साल पुरानी राजनीति होती थी, M22 समीकरण बना लो, ये समीकरण बना लो, वैसा समीकरण बना लो, उसके आधार पे चुनाव जीत जाओ। अब आज की तारीख तो आपने भी तो हिंदू प्लस मुसलमान, खासतौर पर पसमानदा मुसलमान के साथ समीकरण बनाया कि नहीं बनाया सर? निश्चित रूप से हमारे भाई मुस्लिम समाज के, तो वो भी बना सकते हैं भाई समीकरण, उन्हें भी पूरा अधिकार है। नहीं, समीकरण हमने नहीं बनाया, हमने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को लेकर के, मतलब आप करें तो सबका साथ सबका विकास और दूसरे करें तो उसको लेकर एक के बाद एक प्रहार।
नहीं नहीं, प्रहार इसलिए कि हमारे दूसरा की हिस्सेदारी नहीं लिखी होती है। हम लोग ये नहीं लिखते हैं अगर हमारी सरकार बनी तो 7 सिपाही हर थाने में मुस्लिम तैनात होंगे। हम लोग आतंकवादियों को छुड़वाने इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जाते हैं। हम लोग अल्पसंख्यक समाज से ये नहीं कहते हैं जब हमारी सरकार न बने तो आप लोग अवैध हथियार रखो। हम लोग मुस्लिम के तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाते हैं। सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को नारे को लेकर के काम करते हैं। अब मुस्लिम समाज में उस बात को स्वीकार करने लगा है। आज की तारीख में समाज का एक भाग है और हम लोग उसको एक हिस्से की तरह देख रहे हैं और उसको भी लाभ पहुंचता है। हम लोगों ने जो बड़े पैमाने पर आवास उपलब्ध कराए उसमें मुस्लिमों को राघवेंद्र जी निकाय चुनावों में एनकाउंटर राजनीति, माफिया राजनीति, ये आप लोगों के लिए फैक्टर्स काम कर गए। ये जो माहौल बनाया था वो माहौल आपके पक्ष में आ गया। नहीं देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी। केंद्र की योजना है, प्रदेश की योजना है और जिले की योजना है। तीनों मिल करके हमारी लोकप्रियता और विश्वसनीयता कायम हुई है। समाजवादी पार्टी इसको किस रूप में लेती है मुझे इसकी चिंता नहीं है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जितने काम किए हैं आजादी से लेकर 2017 तक उतने काम नहीं हुए। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं गिना सकता हूँ। लेकिन ये डिबेट आज अन्य विषय पर तो मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये लोग जो उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी दल है वो सुधर जाए। अब समीकरणों के सुधर जाए भाई। देखिए अब तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार है वाजपेयी जी, ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब क्या कीजिएगा? ठीक बात है। देखिए जब होता है क्या, जब अहंकार सर चढ़ कर बोल रहा होता तो वो राघवेंद्र जी की वाणी से जैसे निकल रहा वो बता रहा होता। अच्छा। बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार है। आपने देखा कि कैसे नगर निगम में टैक्स चोरी हुई, कितना बड़ा घोटाला हुआ, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे नगर निगम में जो गाय और कुत्ते पकड़ने वाली जो गाड़ियां होती है उनको कागज पे दौड़ा करके उनके डीजल और पेट्रोल की पैसों की चोरी हुई, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य निधि फंड का घोटाला बिजली कर्मियों का किया, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे हम कोरोना काल में जिन डॉक्टर को पूजा करते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, माँ के बाद भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है, तो उसी में ही होम्योपैथिक छात्रवृत्ति का घोटाला इन लोगों ने किया, या किसी से कम नहीं, छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ठीक है, जनता जनार्दन है। आज वो जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन एक बात राघवेंद्र जी, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, जब किसी पार्टी का या किसी भी व्यक्ति का चरम चल रहा होता है तो उसके बाद उसको नीचे आना पड़ता है। लेकिन वाजपेयी जी तमाम चीजें आपने यहाँ पर गिना दी, लेकिन इनका फायदा क्या है? क्योंकि नतीजे तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं ना सर। जनता के बीच में किसकी पैठ है वो तो नतीजे जाहिर करते हैं, और वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। और वाजपेयी जी चलिए एक बार को छोड़ देते हैं निकाय चुनाव। मैं बात कर लूं अगर विधानसभा के 2 चुनाव सीटों के बारे में, 96 सीट, स्वार सीट तो खास तौर पर एक सेकंड गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, आजम खान का गढ़ था ना स्वार सीट, तो वहां क्या हो गया समाजवादी पार्टी को? उन दोनों सीटों पर क्यों आप लोग हार गए? देखिए मैंने इस बात को पहले भी कहा कि जो हार है उसको स्वीकार करते हैं, खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हमें कमी रह गई। देखिए जब कमी होती है ये हार होती है। जाहिर सी बात है कि कहीं पे कुछ और बातें रहती हैं, मैं उन चीजों को बातें नहीं कहूंगा, लेकिन जब समय रहता है आपको उन कमियों को गिनवाया जाता है तब आप लोग बुरा मान जाते हैं, तब आप उल्टा लड़ने लगते हैं। नहीं, आपने देखिए, मैं एज अ पार्टी का मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं कि हम कभी भी बुरा नहीं मानते, लेकिन सिर्फ एक ही बात, अगर आप एक फेवर की बात कहेंगे तो हम उस चीज को जरूर नकारेंगे और उस चीज को कहेंगे भी, ये हमारा अधिकार है। हम सत्ताधारी पार्टी की कमियों को गिनाएंगे और गिनवाते रहेंगे। अगर जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया तो क्या हम अपना काम करना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में जनता ने उससे अपना मैंडेट नहीं दिया है तो हमें देखना पड़ेगा किस वजह से नहीं दिया, किस जगह पे कमी रह गई, उन कमियों को दूर करेंगे। और जाहिर सी बात है जनता कब तक नहीं देगी, हम देखेंगे और उन पर लड़ेंगे और लड़ने के बाद जीत हमारी होगी। लेकिन वाजपेयी जी ऐसा ना हो ना कि समय निकलता जाए, क्योंकि बार बार एक ही चीज को लेकर सिर्फ आरोप लगा देने से काम नहीं चल रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि आप कितने भी आरोप लगा लें, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। जिस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रही है, 2024 का किला फतेह करने से ज्यादा दूरी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव यहां पर जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। और वाजपेयी जी आपको इस बात को भी समझना होगा कि ये जो हार हुई है ना आप लोगों को नसीब, और उधर कांग्रेस को उधर जो जीत हासिल हुई है कर्नाटका के अंदर, अगर बीजेपी के इस विजय रथ को आप आगामी तमाम चुनावों में रोकना चाहते हैं तो
तो अब क्या अखिलेश यादव को मजबूरन ऊपर कंसीडर करना पड़ेगा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, जब तक दूरी बनाकर चल रहे थे? देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है, किस रूप में चुनाव लड़ना है। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता उस कार्यकर्ता और जनता है कि प्रदेश में करना और जनता जनार्दन तक मुद्दों को पहुंचाना। लेकिन अभी आप राघवेंद्र जी से कि एनकाउंटर काम आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव आता है तो उसके पहले कोई ना कोई ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि जनता के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल क्रिएट किए ताकि वो चीजें जब वोट डालने जाए या कोई भी चीजें हो तब उन पे काम करे। लेकिन जनता जनार्दन को भी इस बात को देखना पड़ेगा। मैं बड़े खुले मन से चाहे पूरा प्रबंधन का मुद्दा हो, चाहे कानून का मुद्दा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने आपने कहा जनता जनार्दन को देखना पड़ेगा। भाई देख तो लिया, मैंडेट भी दे दिया, अब और किस बात का इंतजार? चलिए आप दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा। तरीके के परिणाम निकलकर सामने आए हैं। उसने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की झोली खुशियों से भर दी है, तो वहीं विपक्ष को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्या कमी रह गई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का ऐसा प्रदर्शन रहा और विपक्ष चारों खाने चित होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक वाजपेयी नेता है समाजवादी पार्टी से, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। साथ ही साथ राघवेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से मैं पहले भी आपसे एक बार सवाल कर चुका हूं कि 2024 की रणनीति जो है और जिस तरीके की पिच यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाने जाने की कोशिश की जा रही है, उस पिच में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है कि एक कील यहां पर गाड़ दी है उस पिच में भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के मद्देनजर। और अब जिस तरीके की जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बड़ा होगा और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन 2024 की जो पटकथा है उसके लिहाज से अब क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली होगी? देखिए, अगर आप इसको 2024 के दृष्टिकोण से देखते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल रही है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, आज की तारीख में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अन्य राजनीतिक दल मात्र रस्म अदायगी कर रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में विश्वसनीयता कायम की। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जितनी लोकप्रिय पार्टी है उस सबको मिला दीजिए 10% भी नहीं है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के 5.5 दर्जन सांसद उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तीनों जोड़कर मुश्किल 1.5 दर्जन सांसद। कई चीज दर्शाती है भारतीय जनता पार्टी। ये लोग सुधर नहीं रहे, ये लोग जो है अपना वही खाना ढक्का अपना फिर वही पे आना चाहते। समीकरणों से अब राजनीति नहीं बनती, उत्तर से अब राजनीति नहीं होती है। हाँ। तो देश की जनता को बेवकूफ समझता है क्या? ये नहीं पता है। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आतंकवादियों को छुड़वाने जाते हैं, कहते हैं इन्हें छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। देश के मुसलमानों को आतंकवादियों से जोड़ते हैं। क्या मुसलमान इतना नहीं समझ रहा है? आप ये क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। भाई बेरोजगारी की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग चर्चा करते हैं बेरोजगारी करते हैं या महंगाई की बात करते हैं। ये सब विषय में अगर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी ने संतोषजनक काम किया है। उत्तर प्रदेश में 2017 में बेरोजगारी दर कितनी थी? 17% बेरोजगारी दर थी सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी उसको 4.5% में लाने का काम किया है। क्या बिना मेहनत के हो गया है क्या? ठीक है राघवेंद्र जी, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे सहयोगी रामानुज भट्ट ने केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की, क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे जो हैं वो साफ हो गए हैं और सभी नगर निगम क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो पिछला आंकड़ा था उसको भी मात दिया। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, पिछले आंकड़े को भी मात और इस बार भी 50-50 रैलियां जो हैं आप लोगों ने की। ये जनता का जो आशीर्वाद है उसके प्रति हम सब पार्टी की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली जो केंद्र और प्रदेश की है उसके द्वारा किया गया कार्य और भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो बूथ समिति तक रहता था उसे पन्ना समिति तक पहुंचाने का काम जो किया गया है, जिसके कारण कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप आज कमल चारों तरफ खिल गया। 17 नगर निगम 2023 में जीतने के बाद, नगर निकायों में कमल खिलाने के बाद
अब 2024 की तैयारी शुरू। वही अगर बात की जाए कि दोनों सीटें भी जो है भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि सहयोगी दल ने जो जीती हैं, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से यह सपा बसपा कांग्रेस के अंत का संदेश है कि अब गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति यूपी में नहीं चलेगी। अब विकास, सुशासन, सुरक्षा, क्योंकि जब तक 25 करोड़ लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। और कमल का फूल प्रदेश की जनता के लिए सुरक्षा कवच, और इसके कारण से कमल खिल गया। एक अंतिम सवाल है, 24 की तैयारी अब कितनी आसान, क्योंकि सेमीफाइनल बताया जा रहा है। 17 का 17 नगर निगम जीते हैं, तो निश्चित तौर से हम लोग 80 की 80 लोकसभा जीतने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि 17 नगर निगमों में जो पर्चा लहराया है वही परचम जो है लोकसभा के 2024 में भी, यानी कि 80 में से 80 सीटों का जो है लहराएगा भारतीय जनता पार्टी का। कैमरा पर्सन मिथिलेश गुप्ता के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। जाहिर तौर पर अगर सेमीफाइनल में इतनी जबरदस्त जीत हासिल हो तो फाइनल के लिए कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ ही जाता है। हमारे साथ अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ जी, जहां कर्नाटक में कांग्रेस का करिश्मा बीजेपी को क्या पड़ गई, बजरंगबली की गदा? अमिताभ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमिताभ जी, क्या कहेंगे? आज नतीजे जो आए हैं, यूपी निकाय चुनाव की बात कर ले या फिर कर्नाटक चुनाव की बात कर ले, किससे क्या सीखने की आवश्यकता, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी? बीजेपी के लिए तो सीखने की बहुत जरूरत है। कर्नाटक में जिस तरीके से उन्हें हार मिली है, तो उनको समझ में आना चाहिए कि जहां भी जो सरकार उनकी है राज्य में, राज्य के स्तर पे जो कार्य किए जाने चाहिए वो कार्य उनकी सरकार को करने पड़ेगा। केवल मोदी जी का नाम लेकर के वो जीतते रहें और राज्य में कोई काम न करें, जिस पद पे बैठे हैं उसको सही ढंग से अंजाम न दें, तो वो जीतने वाले नहीं है। ये जनता ने उन्हें समझा दिया। उत्तर प्रदेश में अच्छा काम चल रहा है, योगी जी बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो लोगों ने उसका प्रत्युत्तर दिया है, बहुत बेहतर रिजल्ट दिया है, इतना बेहतर कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। तो यह स्पष्ट है कि जनता का मिजाज अब बदल चुका है। आप काम करेंगे तो आपको शाबाशी मिलेगी, नहीं काम करेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। किसी भी ठीक है, और इस लिहाज से वहां पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत। लेकिन अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? एड़ी चोटी के जोर के साथ वो लगे हुए थे, लगातार मैदान में उतरे हुए थे, तमाम स्ट्रेटेजीज के साथ अपने अपने कार्यकर्ताओं के पास अखिलेश यादव पहुंच रहे थे, लेकिन कहां रह जाते हैं, कहां आखिरी टाइम में कहां चूक हो जाती है इन लोगों से कि पीछे रह जाते हैं? जनसंपर्क का अभाव। अखिलेश यादव एकदम से निचले स्तर पे जो लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और आम जनता के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जो पहले की तरह अब जो बड़े नेता हैं और हम बड़े कार्यक्रमों में जाएंगे और केवल भाषण देंगे, लोगों को अपने से दूर रखेंगे, जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता केवल उनसे बातें करेंगे, बाकी सब कार्यकर्ताओं को दरवाजे के बाहर खड़ा रखेंगे, उन सब चीजों से थोड़ा सा उठना पड़ेगा। और जो अहम का एक भाव आपने नोटिस किया होगा कि पहले जो नेताओं में हुआ करता था, उससे मुक्त होना पड़ेगा। आप जनता के सेवक हैं, अब इस बात को जनता को समझ में आना चाहिए कि नहीं, आप उनके काम करने के लिए आ रहे हैं, उनके सेवक हैं, आप उनके मालिक हैं, नेता हैं, इस भाव से जा रहे हैं अगर, तो अंतर पड़ेगा। दूसरा, जो बलशाली लोग हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं, उनका साथ लेना अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो जनता के मन में आपकी जो इमेज है, जो आपकी छवि है, वो धीरे धीरे खराब होने लगेगी। अब इस बात पे लोगों का यकीन हो गया है कि सरकार चाहे तो उन्हें जो माफिया हैं, जो बदमाश हैं, उनसे मुक्ति मिल सकती है। पहले लोग केवल डरते थे। इसी का फायदा यहाँ पर बीजेपी को निकाय चुनाव में हुआ है सर। वो जो माहौल बना कानून व्यवस्था का, कानून के राज का, माफियागिरी को खत्म करने का, क्या इसी का सीधा सीधा फायदा यहाँ पर बीजेपी को? और एक सवाल यहाँ पर मैं भी जोड़ना चाहूंगा, जिस तरीके से अमिताभ जी
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो पहुंचा ही है, वो तो नजर आ ही रहा है आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, विपक्ष ये बात कहता हुआ नजर आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तमाम वो मुद्दे उठा रही है जिनका सरोकार निकाय चुनाव से है ही नहीं, लेकिन उन तमाम मुद्दों का जो फायदा था वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। हालांकि विपक्ष भी यहाँ पर कमजोर भूमिका में रहा, क्योंकि विपक्ष भी उन तमाम मुद्दों को ढंग से उठा नहीं पाया जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे और निकाय चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे थे। तो फेलियर तो विपक्ष का भी है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना पड़ेगा कि देखिए दो तरह की जरूरतें होती हैं, तन की जरूरत और मन की जरूरत। तो अब अगर ये आप सोचते हैं कि केवल हम दो चार जो है वो दान दे दिया करें, 1000-2000 रुपए दान में दिखा दें और कुछ सुविधाएं दे दें, तो भीख की तरह दे करके और लोगों को मन जीत ले, तो वो नहीं होना है। सामान्य जो सुविधाएं हैं, जो जन सामान्य के लिए जरूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, इन सब की व्यवस्था तो आपको करनी ही पड़ेगी। साथ ही उनके मन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें जो बहुत बुरी परिस्थितियां हैं उनसे भी बचाना पड़ेगा। इस तरह के जो बड़े बड़े माफिया हैं जो शहरों में पनप रहे हैं, लोगों से लूटपाट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, इंडस्ट्रीज को लूट रहे हैं, तो ये सब चीजें भी लोग देख रहे होते हैं और मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहना चाहते हैं। अच्छा। वो आदमी है ना, जानवर तो है नहीं, केवल 4 रोटी आपने डाल दिया और उसी में वो पूछ हिलाते रहे, ऐसा तो है नहीं। पहले ये समझ में आता था कि कोई ऑप्शन नहीं है, ये समझ में आता था लोगों को, तो बहुत मजबूरी थी। और कोई भाजपा इनसे बहुत अलग पार्टी नहीं थी, केवल प्रशासन अच्छा करना जरूरी नहीं था। आपको मैं थोड़ा सा डीपली जाऊं तो मैं बताऊं कि हमारे यहाँ आज भी जो प्रशासन और सरकार है वो काले अंग्रेजों की तरह व्यवहार करती रही है। हाँ। ये मालिक की तरह जनता से व्यवहार करती थी। ठीक। अब धीरे धीरे जनता को एहसास हो रहा है कि नहीं, हम नागरिक हैं और ये लोग हमारे नौकर हैं, हमारे लिए काम करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जी। तो जब ये बात समझ में आ रही है जनता को, ठीक है, तो आपको पुराने भावों से निकल के बाहर आना पड़ेगा। आप भी एक सामान्य नागरिक हैं। ठीक। अगर इस फील्ड में आए हैं तो सेवा करेंगे और लोगों को भरोसा जीतेंगे, तब आप जीतेंगे। ठीक है। अभिषेक वाजपेयी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, काफी पेशेंटली वो सुन रहे थे और काफी देर से वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। वाजपेयी जी अपनी बात रखिए। बहुत ही बड़े व्यक्ति है, मैं उनको जानता भी हूँ और बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। तो मैं सिर्फ इस चीज को कहूँगा, मैं एक जगह पर उनसे सहमत नहीं हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए उन्होंने कहा, देखिए आज के दौर में उनका चीजें सिनेरियो, उन्होंने बहुत सारी चीजों में, क्योंकि वो युवा है तो बहुत सारी सिनेरियो हर युवा अलग लेकर के चलता है। वो हर एक कार्यकर्ता के साथ बैठे भी हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी, बूथ अध्यक्षों के साथ भी बैठे हुए हैं, उससे वार्ता भी की हुई है, मुद्दों पर भी उन्होंने बात की हुई है। और आपने देखा कि हर एक जगह से वो गए हैं। मैं आपको खुद बताऊं कि मैं खुद भी अपने कई वार्डों में मैं प्रचार के लिए गया था, तो उन्होंने मंत्रियों, जो हमारे पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक थे, उनको साफ निर्देश दिए कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बोलता है तो आप और बात करनी, जनता तक बात पहुंचानी। मैं खुद भी पूर्व मंत्रियों के साथ गया और बाकायदा प्रचार किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब डिलीवर चीजें नहीं हो पाती तभी हमें हार का सामना करना पड़ा है। और जैसा कि अमिताभ जी ने बात बोली, बिल्कुल ठीक बात है, हम कहीं ना कहीं चीजों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। उन चीजों को हमें समझना पड़ेगा किस जगह से। और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी इस चीज को जानते हैं कि जब चीज डिलीवर नहीं हो पाती तो हम सब मंथन करेंगे और पुनः मंथन करने के बाद हम अपना कार्य करेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात से आश्वस्त करा सकता हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारियों पर कर्म जो है वो कर्म करते रहेंगे, जनता के मुद्दों पर बात करते हैं और करते रहेंगे। हर एक मुद्दे को हम कहेंगे और हर मुद्दे को पूरे तरीके से उठाएंगे। कब कहेंगे? कहते रहेंगे, करते रहेंगे, नतीजे तो आ नहीं रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? एक बात बताइए, अगर नहीं आप एक बात बोल रही हैं कि कब करेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सर देखिए, आप जब इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम वो लोगों तक बात पहुंचनी भी तो चाहिए ना, तभी तो उसका कोई फायदा होगा और उसका कोई परिणाम भी तो निकल कर सामने आए। सर आपकी बातों से तो लग रहा है, आपकी बातों से तो लग रहा है कि अगर हम हार गए तो हम अपना हौसला बुलंद ना करें। और नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको पूरा अधिकार है, अपना हौसला अफजाई आप करते रहे। लेकिन सर
आपको पता है ना, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है? नतीजे, रिजल्ट जिसके फेवर में जाते हैं उसकी तूती अपने आप बोलती है। अभी ऐसा नहीं है। अभी आदरणीय राघवेंद्र जी 20 साल में पार्टी के लिए गिरा पाएंगे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ सत्ता करेंगे ये समिट हुआ। अब वो गिनवा के क्या करेंगे सर, जब लोगों ने मेहनत लगाई दी है कामों के ऊपर। क्योंकि आज उनका दिन है, वो ठीक है, आप जो कह रहे ठीक है, क्योंकि जनता ने मैंडेट ले लिया तो आप कहेंगे। हाँ, अब ये बेमानी हो जाती है बातें। राघवेंद्र सिंह जी, भाई क्या ऐसे आपके पास मैकेनिज्म है? क्या करते क्या है आप कि भाई काम भी नहीं करते और जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद भी आप लोगों को मिल जाता है, मैंडेट भी आप लोगों को दे देती है लोग, क्या है ऐसा? इनका सीधा कहना है उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ आबादी है वो नासमझ है, कमाल की बात करते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, ये बताइए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पिछले साल समाजवादी पार्टी किन मुद्दों में चुनाव लड़ी? समाजवादी पार्टी जिन्ना और पटेल करती घूम रही थी। कोरोना काल में कह रही थी कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई, इनको मत लगाइएगा। चलने में दूध दे रहे थे, कर्मों को दोष दे रहे हैं। ये बताइए विधानसभा चुनाव से आज तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दिखाई पड़े? नगर निकाय के चुनाव में कहीं दिखाई पड़े? भाई तो परिणाम तो ये तो आ रही थे, तुलना भारतीय जनता पार्टी से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास हर वार्ड में हर बूथ में कार्यकर्ता है, हम लोगों के पास नेतृत्व की लंबी श्रृंखला है, हम लोगों के पास विश्वसनीय जनतंत्र है, हमारे पास लोकप्रिय सरकार है, उसकी तुलना समाजवादी पार्टी कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये लोग अब उखड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी एक जिस तरीके से अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, अब अखिलेश यादव कर रहे हैं, कड़े शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, वो हमें लग रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने लायक नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में उनको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जिस तरीके से राजनीति करते हैं, कर्नाटक चुनाव में जाने की इनको क्या आवश्यकता थी? मेरी आज तक समझ में नहीं आ रहा है। उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, किस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, वो आप लोग क्यों डिसाइड करेंगे? वो उनका मैटर है ना, उन्हें संभालने दीजिए। हाँ, बात होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ के काम किया है। हम लोग तो पीछे रह गए, कहां से लबरेज मत होइए, इसीलिए इतना बढ़ चढ़ कर काम किया है, तो ये अहंकार आपका कर्नाटक में जाकर कैसे टूट गया? क्यों टूट गया? क्यों राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं, मोहब्बत की दुकान से आपके पास है नहीं, एक बहुत बड़ा बट्टा लगाने का काम हुआ है। जनता का जनादेश है आपके साथ है, तो उसका इस तरीके से सदुपयोग मत कीजिए। लोकसभा चुनाव में तेल देखो, तेल की धार देखो। कर्नाटक चुनाव की ये परंपरा है। वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। परंपरा तो उत्तराखंड में भी थी, वहां बदली गई कि नहीं बदली गई, लेकिन हिमाचल में नहीं बदल पाए, कर्नाटक में नहीं बदल पाए। और अगर सर आपको पहले से ही पता था कि परंपरा है, तो क्यों तमाम दिग्गज वहां पर इतनी रैलियां कर रहे थे, इस तरीके से जनता के बीच जा रहे थे, अपनी तमाम उपलब्धियां गिना रहे थे? परंपरा तो बदलने वाले थे ना। भगवान के भरोसे, परंपरा के भरोसे कर रहे थे भाई, जीतने का प्रयास हम कर रहे थे भाई, और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कर रहे थे। अभी अगले साल लोकसभा चुनाव में तो देखिएगा क्या स्थिति होती है कर्नाटक में। कर्नाटक में देखिएगा अभी, लेकिन इस बात को मानेंगे कि आपके इन तमाम प्रयासों पर आप ही के भ्रष्टाचार ने पानी फेरा? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार भ्रष्ट नहीं होती है। हम लोग पूरी क्षमता, पूरी ईमानदारी से सेवा करते हैं और बेहतर परिणाम की आशा के साथ हम लोग लगे रहते हैं। अमिताभ कुमार जी मुस्कुरा रहे हैं आपसे, लेकिन अंदर खाने सर सबको पता है भ्रष्टाचार का मुद्दा किस तरह से बीजेपी के ऊपर वहां पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि ठीक है, इस मामले को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पर जिस तरह से बजरंग बली का इस्तेमाल किया गया, उस पर पूरा सियासी अखाड़ा सजाया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया बीजेपी के। बीजेपी मुझे लगता है कि कर्नाटक में जो है ना, मोदी जी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गई थी। और सर अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी जब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ, हम आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे, और नतीजा देखिए हमारे सामने, हम इस पर काम करेंगे आगे। नहीं, बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में जो काम किया है ना पहले, उन्हीं का नतीजा है ये। क्योंकि बहुत पहले से यह स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी इस पर हार रही है। उसका कारण है जनता के मन में बीजेपी के प्रति नाराजगी। बीजेपी सरकार जो थी, राज्य सरकार जो थी कर्नाटक की, उससे जनता खुश नहीं थी। वो ढंग से काम नहीं कर रही थी, ये बहुत स्पष्ट हो रहा था, परिलक्षित हो रहा था हर एक सर्वे में।
और ये सब लोग जान रहे थे कि बीजेपी इस बार गई और ये भी लैंडस्लाइड विक्ट्री है। मोदी जी गए तो केवल उन इलाकों में, 2 जो शहरी इलाके हैं वहां पे देखिए उन्होंने जरूर चुनाव का परिणाम पलटा है, लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं। लेकिन हमने कहा ना कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो अब जनता उसके नजरिए से आपको देखेगी। मोदी जी ने आके आपको आपके पीठ पे खड़े हो गए हैं, इसलिए आपकी सारी गलतियां माफ नहीं होगी, ये तो तय हो गया है। जिस ढंग से कर्नाटक में विक्ट्री मिली है, अंग्रेजी में इसे लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं, हम छप्पर फाड़ जीत कहेंगे, और ग्रामीण इलाकों से एकदम सफाया एक तरीके से हुआ है। कांग्रेस जो है जिस ढंग से उन सारे इलाकों पे काबिज हुई है जिसे भाजपा सोच नहीं सकती थी, और बहुत बुरी अवस्था में ये पहुंच गए। जाहिर तौर पर अब ऐसे में इन्हें इस बात को समझना होगा। वाजपेयी जी देखिए, चलिए अब नतीजे सामने हैं, अब आगे समाजवादी पार्टी क्या करेगी सर? क्योंकि देखिए अगर 24 में आपको इन लोगों को पटकनी देनी है तो फिर अब आपको तमाम दलों के साथ मिलकर बीजेपी के इस विजय रथ को हराल में रोकना होगा। उसके लिए आपको तमाम कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ सकते हैं। तैयार है आप लोग? और तमाम जो रास्ते यहाँ पर रुके हुए थे उन्हें भी अब खोलना होगा। जिस तरीके से एक दूरी बनाई हुई थी कांग्रेस से भी, अब मुझे लगता है कि वहां पर भी अब समाजवादी पार्टी को अपने जो द्वार हैं वो खोलने होंगे, और समझना होगा कि सिर्फ आरोप लगा देने से काम नहीं चलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति रही तो 2024 दूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर ऐसे में अखिलेश और राहुल को साथ आना पड़ेगा। आएंगे? ये आपने एक बात कही, विजय रथ भारतीय जनता पार्टी का विजय। पहले भारतीय जनता पार्टी कितने स्टेटों में हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी कितने स्टेटों में है या मुझे बोलने की जरूरत है। तो पहली बात तो विजय रथ का आप संज्ञा मत। दूसरी चीज, हाँ उत्तर प्रदेश में जरूर मेरिट इनके फेवर में है, सारी चीजें है, तो मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार नहीं। अब बात रहेगी कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, दरवाजे खुले हैं या नहीं। देखिए हम सभी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं का सर एकला चलो की नीति पे मायावती का क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना आप? न 3 में, न 13 में, न ही 0 में बची है बाकी। इससे सर कुछ तो सबक लेंगे ना। देखिए 3 में न 13 में ये चीजें अच्छी नहीं होती। आने जब अगर पूर्व में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी 3 में न 13 में थी, लेकिन सर देखिए वक्त के हिसाब से, बदलते वक्त के हिसाब से हमें अपनी रणनीति भी बदलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का समय चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसका चलन है, लेकिन ऐसा नहीं कि वक्त बदलता है, वक्त बदलता है। चलिए ठीक है सर, आप सभी लोगों से जो ले ली फाइनल कमेंट चाहूंगी, मेरे पास समय की कमी है। सबसे पहले अमिताभ कुमार जी, फाइनल कमेंट आपका। राघवेंद्र सिंह, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। यूपी के लिए बधाई, लेकिन कर्नाटक में जो कमी रह गई, आगे के आगामी चुनावों में वो कमी पेशी ना रहने पाए, क्या तैयारियां, कैसे बढ़ेंगे आगे? हमारे पूरे बस लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग पूरे 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य कर रहे हैं। ये नगर निकाय चुनाव में जो हमको 17 से 17 सीटें मिली है, ये इस बात का द्योतक है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा सीटें झोली में डालने का काम करेगी। ठीक है अमिताभ जी, जल्दी से आपके भी फाइनल कमेंट्स। अमिताभ जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमिताभ जी से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। वाजपेयी जी जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके भी, समय बहुत कम है। में ना हार में चिंतित नहीं है, जिसमें संघर्ष सब पर जो मिला यह भी सही साबित है, क्योंकि हम बिल्कुल हौसले हमारे दुरुस्त है, हौसलों के साथ फिर आगे बढ़ेंगे और उन्हीं हौसलों के साथ हम वापस से जनता के मुद्दों पर बात करेंगे, फिर से हम जनता तक अपने मुद्दों को पहुंचाएंगे। एक कोशिश नाकामयाब होगी तो क्या हम दूसरी कोशिश फिर से करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बुलंदशहर नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत की जानकारी है। जी हाँ, बीजेपी प्रत्याशी अजय कुमार जो यहाँ पर जीत गए हैं, उन्होंने 375 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश लोधी को उन्होंने हराया है। इस तरह से बड़ी जानकारी, ये एक और अच्छी खुशखबरी बीजेपी के लिए इस सीट से, वार्ड नंबर 28 से, बुलंदशहर नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 से बीजेपी प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। तो लगातार पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहे। जनतंत्र टीवी लगातार इस कोशिश में रहा कि कोई भी अपडेट यहां पर छूटने ना पाए और जो नतीजों की पूरी अपडेट थी
वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।